बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग आज के लेक्चर में बहुत थ्योरी को डिस्कस करेंगे विच इज़ प्रेजेंट इन आवर चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक में। ये आपका सेकंड चैप्टर मौजूद है और बहुत थ्योरी के हवाले से डिस्कशन किया जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। आप तमाम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और आगे चल के आप में से जिन लोगों ने एम डी कैट को डिस्कस पढ़ना है तो उनके लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत थ्योरी से एम डी कैट में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, एम डी कैट में भी इससे रिलेटेड बातें आती हैं और बहुत थ्योरी एक एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन चलता है। पूरा एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करने के ऊपर यहाँ पे बात होती है। तो देखें बहुत थ्योरी की आने की वजह क्या बनी। Bohr's theory was formulated due to the failure of Rutherford atomic model. Failure of Rutherford atomic model. ठीक है जी। अब क्या कहानी थी रदरफोर्ड के ऊपर। पूरा एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जिसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं वो पूरा एग्जिस्ट करता है। जो हमारी ये बुक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, इसमें ये एक्सपेरिमेंट मौजूद नहीं है तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की पुरानी बुक में ये गोल्डफोल्ड एक्सपेरिमेंट मौजूद हुआ करता था। अब बहुत थ्योरी की वजह थी फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो है एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें ही observes the bombardment of alpha particles on the gold foil and made some observations. What were those observations? The observations were that most of the alpha particles penetrate through the gold foil, and the second observation was made that only few of the alpha particle faces deflection, and as a result of which he made some conclusions, and due to those conclusive points he was able to give the structure of an atom. He was able to describe the structure of an atom. जैसे कि उसने ये कहा था कि भाई एक एटम का टोटल मास किसी भी एटम के सेंटर पॉइंट में उसके न्यूक्लियस में मौजूद होता। ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और इस न्यूक्लियस के एक डेफिनेट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन इस डेफिनेट डिस्टेंस पे होने के बाद सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जस्ट लाइक प्लैनेट्स। अब ये फेल क्यों हुआ? ये फेल इस बिहाफ पर हुआ, इस बात पर हुआ क्योंकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट कर रहे होंगे। ये रिवॉल्व करते वक्त कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये बात जो है आई कि यार अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करेगा तो उसूलन उसको ग्राउंड स्टेट में एक लोअर एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होना पड़ेगा, एंड ड्यू टू द कंटिन्यूस एमिशन ऑफ द एनर्जी इट विल एट सम टाइम विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस में अगर वो गिरे तो जाहिर सी बात है वो एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट ये कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द स्पेक्ट्रम वुड बी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का एक पूरा डिस्कशन होता है, किसी दिन आपके वो जो है स्पेक्ट्रम के ऊपर भी क्लास रखेंगे। तो स्पेक्ट्रम जो होगा ना वो दो तरीके का होता है, लाइन और कंटिन्यूस। तो वो यूजुअली जितने भी एटम मॉलिक्यूल आयंस होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, लेकिन रदरफोर्ड की कही हुई बात के अकॉर्डिंग वो जो है क्या कर रहे थे कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना रहे थे जो पॉसिबल ही नहीं थे, जो होता ही नहीं है। तो ये रिजेक्ट हो गई, ये कुछ वजूहत नहीं। तो बहुत साहब आए जिनके बारे में ये हम लोगों ने सुना है, ये पढ़ा है कि बहुत जो है एक तरीके से रदरफोर्ड का ही स्टूडेंट था।
और रदरफोर्ड की बातों में जो लिमिटेशंस रह गई थी, बोह्र साहब ने उनको दूर किया। तो बोह्रस थ्योरी क्या थी? बोह्रस थ्योरी के हवाले से पहले ये बात करें कि भाई थ्योरी क्या थी? तो बोह्रस थ्योरी में हमें ये पढ़ने को मिलता है बच्चों, पोस्टुलेट्स अगर मैं बोह्रस थ्योरी के आपके आगे डिस्कस करूं, तो बोह्रस थ्योरी के पोस्टुलेट्स में सबसे पहला एक पोस्टुलेट मिलता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around the nucleus at a fixed distance in a definite energy level। ये पॉइंट हुआ। इसी तरीके से एक बात ये हमने करी कि as long as electron remains in a shell या energy level, it neither absorb or lose energy। ठीक है, ना ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही ये एनर्जी रिलीज करेगा। तीसरी बात ये कही कि when an electron absorbs energy, it will jump to a higher energy level ठीक है। And when it jumps back to lower level, it emits energy। ठीक है जी। इसकी मिसाल आप इस तरीके से ले लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद है इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है और ये समझ लीजिए आपके पास क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास हो गया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये यहाँ से फिर हायर लेवल की जानिब जंप करेगा। ठीक है जी, और ये यहाँ पे आ गया और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते वक्त ये एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब यही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये एनर्जी को क्या करेगा, एमिट। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एनर्जी की एमिशन हुई और यहाँ पे एनर्जी की एब्जॉर्प्शन हुई। सही।
अब इस बात को मैथमेटिकली अगर देखें तो मैथमेटिकली भाई डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 के हाइयर एनर्जी लेवल की एनर्जी E2 हो गई, लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी E1 हो गई। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। अदरवाइज एक डिस्कशन यहाँ पे ऐसा भी आता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू। ये एच म्यू की कहानी आपको कुछ देर में बताता हूँ। अब क्या कहानी है कि इन्होंने ये भी कहा, एक पॉइंट उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व in only those orbits whose angular momentum is integral multiple of h over 2 pi। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम की बात है, यहां से अब मैं आपको ये कहूं कि भाई ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, h over 2 pi क्यों हुआ। तो दिस थ्योरी Bohr's theory was actually based on Planck's quantum theory। वैसे तो अक्सर किताबों में क्या मामला होता है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कोई आगे पीछे पढ़ा दी जाती है, आगे पीछे ये मौजूद होती है बॉर्स थ्योरी के, लेकिन उसूलन इसको बॉर्स थ्योरी से पहले पढ़ाना चाहिए। हमारी सिंध बोर्ड की किताब में भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी काफी बाद में जाके आती है, ठीक है, काफी बाद में, इसी चैप्टर में काफी बाद में जाके आती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में। उसूलन इसको पहले पढ़ाना चाहिए था। बोहर्स थ्योरी को पढ़ने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए। और अगर फिल वक्त में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के सिर्फ काम के पॉइंट्स अगर लिख दूं तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि एनर्जी एमिट्स और एब्जॉर्ब, ये अपना इसको ये कह लें कि इलेक्ट्रॉन की जो मामलात हैं, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट्स। ठीक है, और दोस पैकेट्स आर कॉल्ड एज क्वांटा, और फोटोकेमिस्ट्री में उनको फोटॉन्स कहा जाता है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि द एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस energy of radiation is directly proportional to the frequency, is directly proportional to the frequency। और इस बिहाफ पे इन्होंने बोला कि E is directly proportional to the mu, where E is the energy and mu is the frequency। और यहाँ पे फिर क्या बात हुई कि E is equals to h mu का फॉर्मूला बना। तो यहाँ पे जो h है, ये h को कहा गया कि भाई ये h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये h हमारे पास क्या बना, ये h आपके पास हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के हवाले से आपको
क्या बात मालूम होनी चाहिए कि प्लैंक्स कांस्टेंट की दो वैल्यूज होती हैं। द फर्स्ट वन इज 6.6 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल्स इनटू सेकेंड, या फिर एक वैल्यू होती है 6.6 एक्सपोनेंट माइनस 27 अर्ग्स इनटू सेकेंड। अब देखें बात क्या है कि जो एच प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, मैं आप लोगों को कुछ एक काम की बात बताऊं कि इसके बारे में हमारी सिंध बुक की पुरानी बुक में ये एक बात पूरी मौजूद थी, जिसकी मदद से ये एंगुलर मोमेंटम वाली बात क्लियर होगी कि ये जो एच है इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता था कि ये जो एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो मोमेंटम की वैल्यू हमने लिखी एम वी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू कोई 2 पाई आर, और ये रहा एच। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना एम वी इंटू दी 2 पाई आर, और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनाने के लिए ये हो गया एम वी आर, और ये 2 पाई इधर मूव कर जाएगा, ये एच ओवर 2 पाई। और फॉर nth ऑर्बिट, कि ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जाए, nth ऑर्बिट की बात अगर हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम एन एच ओवर 2 पाई यानी कि एन एच ओवर 2 पाई के बराबर होगा वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन हमेशा उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जो एच ओवर 2 पाई या एन एच ओवर 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई कि फॉर, आप ये कह लें कि n की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम वी आर इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई, जो ऊपर मैंने पॉइंट में भी लिखा। अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये एम वी आर इज इक्वल टू एच ओवर पाई हो जाएगा। अगर ये n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये एम वी आर इज इक्वल टू 1.5 एच ओवर पाई हो जाएगा। और अगर n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये एम वी आर 2 एच ओवर पाई हो जाएगा। ये जो बात यहाँ पे मैंने फिल वक्त डिस्कस की है, ये पूरी बात, और इसमें आगे भी कहानी जा सकती है, जरूरी नहीं है यहाँ तक ही महदूद रहे, ये थी फॉर एमडी कैट। एमडी कैट में ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, एमडी कैट में, ई कैट में इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप उसके लिए, एमडी कैट के लिए याद रखिए। ठीक है जी, कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में, ये सारी बात। अच्छा जी, वापस मूव करता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो अभी आपके आगे पूरी बात हुई, अब वापस मूव करते हैं बॉर्स थ्योरी को। बॉर्स थ्योरी में क्या कहानी है भाई, कि बॉर्स थ्योरी की जो पोस्टुलेट्स हैं, इन पोस्टुलेट्स की मदद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, अब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या क्या बातें आपने जहन में रखनी है कि भाई ये जो बॉर्स थ्योरी है ना, ये पूरी बॉर्स थ्योरी एट द एंड सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, ये अगर मैं पीछे जाके लिख दूं आप लोगों के लिए तो और ज़्यादा मुनासिब बात हो जाएगी कि जो बॉर्स थ्योरी
सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, यानी कि सिर्फ वो स्पीशीज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, ये थ्योरी सिर्फ उनके लिए। यानी कि आप इसको हाइड्रोजन पे अप्लाई कर सकते हैं, He+1 यानी कि हीलियम आयन पे अप्लाई कर सकते हैं, Li+2 इस पे अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरीके की स्पीशीज पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इनके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की ही बात करते हैं और कोई बात करते भी नहीं। तो हमने सपोज किया भाई कि ये आपके पास उस एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, इस पे मैं छोटा सा n लिख दूं, ये न्यूक्लियस है, और एक डेफिनेट डिस्टेंस पे आपका ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट हो गया, और ये समझ लीजिए कि आपका हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब देखें भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों के दरमियान का जो फासला है ये हो गया रेडियस। ठीक है। अब यहाँ पे ये बात जहन में रखिएगा कि इफ अ बॉडी, if a body is in circular motion, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ऐसी बॉडी पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स is the reason, is the force which is attracting the electron towards the center of the circle, while on the other hand the centrifugal force is responsible to attract the electron outside the circle। तो यही तो वजह होती है। आप देखो भाई, ये जो यहाँ पे फोर्स है ना, ये इसको सेंटर में खींच रही है। कौन सी फोर्स है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और एक फोर्स इसको आउटसाइड द सर्कल खींचेगी, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही जिम्मेदार होती हैं कि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन शो कर पाता है। तो आप ये देखें कि भाई ये इसको यहाँ खींच रही है, ये इसको यहाँ खींच रही है, रिजल्टेंट क्या निकलता है? यहाँ घूम जाता है। इसी तरीके से एक पॉइंट पे आके फोर्स इसको यहाँ पे आउटसाइड खींच रही होती है, और एक फोर्स उसको सेंटर की जानिब खींच रही होती है। रिजल्ट क्या निकलता है? कि वो घूम जाता है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। अब आप गौर करें कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर ऑफ द सर्कल में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स in terms of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ी जाएगी। ठीक है जी।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन सा लॉ डिस्कस करता है? कूलम्स लॉ. Coulomb's law help us to discuss the electrostatic force of attraction between two oppositely charged ions, and it tell us कि the force of attraction is directly proportional to the product of the magnitude of the charge. तो एक चार्ज हो गया Ze प्लस, एक चार्ज हो गया E नेगेटिव. ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज. It is directly proportional to the product of the magnitude of charge and inversely proportional to the square of the distance between. Inversely proportional to the square of the distance between. और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो यहां पर आया क्या? K. और K की वैल्यू आपके पास होती है K is equals to 1 over 4 pi epsilon naught. So the electrostatic force of attraction is equal to the F is equals to Z E square. ठीक है, E पॉजिटिव E नेगेटिव था तो मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. E स्क्वायर हो गया Z E स्क्वायर और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, और दूसरी जानिब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भाई क्या बात होती है कि अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिस्कस करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो किसी टर्म्स में नहीं पड़ी जा रही इस वक्त. तो फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला मैंने लिखा mv स्क्वायर ओवर r. अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो अगर ये ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, अगर ये ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिर जाएगा. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है यानी कि दोनों इक्वल हैं तो रिजल्ट ये आ रहा है. इट मींस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल है. तो ये हो गया आपके पास जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और ये हो गया एम वी स्क्वायर ओवर आर. ठीक है जी, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं मैंने आर स्क्वायर से आर को कैंसिल कर दिया. ये जेड ई स्क्वायर अपनी जगह पे कायम और दायम रहा. यहाँ पे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, स्क्वायर कैंसिल हो गया था आर बचा. और वहां से बल्कि इस आर को भी यहाँ से मूव कर दें, ये आर को इधर भेज दीजिए ताकि रेडियस का एक फॉर्मूला बन जाए. और एम वी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ से इस जानिब मूव कर जाता. ठीक है जी. अब अकॉर्डिंग टू द एंगुलर मोमेंटम विच कम्स फ्रॉम द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, कि आपको ये बात मालूम है कि भाई एम वी आर तो बराबर होता है एन एच ओवर 2 पाई के. तो v किसके बराबर होगा? एन एच ओवर 2 पाई एम आर. और अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं इसकी, ये बन जाएगा v स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. ये हो गया 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर. और यही v स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ. सही. तो हमने इसको कंसीडर कर दिया कि फॉर एग्जांपल मैं इसको कह दूं इक्वेशन 1.
और यहाँ पे लिख दूं कि सब्स्टिट्यूटिंग the value of v square in equation 1। सो हमारे पास क्या बात हो जाएगी, हमारे पास ये हो जाएगा कि ये फॉर्मूला था r इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट करना, तो वी स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लिख दिया, वी स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर दें तो ये कुछ इस तरीके से हो गया जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये जो वैल्यूज थी ये आपके पास ऊपर मूव कर गई क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था। और ये हो गया आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम और एन स्क्वायर एच स्क्वायर यहीं पर। अब देखो जो कैंसिल आउट हो सकता है कैंसिल करते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया पाई स्क्वायर से, एम कैंसिल हो गया एम स्क्वायर से। ठीक है जी, तो ये पूरी कहानी चलती जा रही है। तो ये हमने रिमेनिंग वैल्यूज को लिखा तो ये बना जेड ई स्क्वायर, ऊपर पाई बचा, एम बचा, आर स्क्वायर बचा, और ये हो गया आपके पास एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है जी, ये आर क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ गया। ठीक है जी, ये न्यूमरेटर में जो राइट हैंड साइड पर आर था, ये आर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 1/r की इक्वेशन बनी कुछ इस तरीके से, लेकिन हमें 1/r की नहीं r की इक्वेशन चाहिए, तो इसको इन्वर्स कर देंगे, इस इक्वेशन को उलट कर देंगे, और इस इक्वेशन को उलट करने पर हमें क्या मिला, r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये आपके पास बना जेड ई स्क्वायर पाई एम। ठीक है जी, जिसमें आप ये जानते हैं कि E हो गया, एच स्क्वायर हो गया, Z तो एटॉमिक नंबर है, E हो गया, पाई हो गया, M हो गया, दीज ऑल आर दी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ऑब्वियसली जो Z की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 हाइड्रोजन के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है सबके लिए। मोनो इलेक्ट्रॉन में हीलियम आयन के लिए 2 हो जाएगी, लिथियम आयन के लिए 3 हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू है ये 8.84 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर जूल्स पर मीटर। ठीक है जी, इसी तरीके से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हो गई 6.6 एक्सपोनेंट -34 जूल्स इनटू सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम्स में देखेंगे 9.11 एक्सपोनेंट -31 kilograms. Charge of electron 1.6 एक्सपोनेंट -19। ये सब देखें कांस्टेंट है, ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। तो हम क्या करते हैं, इन तमाम वैल्यूज को सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है सिर्फ एन स्क्वायर। तो इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू बची कि R इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, और बाकी तमाम वैल्यूज को सॉल्व कर दिया तो ये बना 0.529 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इसमें अगर आप अदर देन हाइड्रोजन की बात करें तो आपका फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर
0.529 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय z, यानी कि एटॉमिक नंबर। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एंगस्ट्रॉम में ही सारा काम करना हो, तो इस बात को माइंड में रखिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है अबाउट एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर के, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है एक्सपोनेंट -10 मीटर के। तो आपका फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है कि r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू 0.529 एक्सपोनेंट -10 मीटर्स। तो ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का मीटर्स में फॉर्मूला बन गया, ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का एंगस्ट्रॉम में फॉर्मूला बन गया, ये रेडियस फॉर एनी एंग मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। ये 3 फॉर्मूलास है जो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें पेपर में आपसे जो सवाल जो यूजली पूछे जाते हैं वो आसान सवाल, मैं भी यहाँ पे आसान सवाल की ही बात करूं। तो फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल पूछ लिया जाए, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसे सवालात एमडी कैट के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एमडी कैट में भी ऐसे सवालात अक्सर पूछे जा रहे होते हैं। आपको इन वैल्यूज का आइडिया होना चाहिए कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो सवालात हैं, इनको किस तरीके से सॉल्व करना है आपने। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस सवाल को देखें थ्योरेटिकल मैनर में, देखें कि जैसे थ्योरी के एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे, तो थ्योरी के एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आपने पूरा रिवायती काम किया। तो भाई डेटा क्या है इस क्वेश्चन का, कि जो n वैल्यू है वो हो गई 2, रेडियस आपने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि सवाल में कि ये रेडियस किस यूनिट में मेजर करना, मीटर में, सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में। तो ऐसी सूरत में हम सबसे कॉमन यूनिट जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का है, या बहुत थ्योरी में जो सबसे कॉमन है उसको फॉलो करेंगे, यानी कि एंगस्ट्रॉम। तो हमारा सवाल हुआ n स्क्वायर इंटू दी 0.529 एंगस्ट्रॉम। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये हमने लिखा 2 की पावर 2, और हमारे पास ये बना 4, और ये सॉल्व करने पर आया 2.116 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। ऐसे ही और क्या सवाल हो सकता है, हम सवाल में ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ n शेल ऑफ Li+2 आयन। अब देखिए, जो पॉसिबली बात मुश्किल हो सकती है ना, वो मैंने मुश्किल कर दी। डेटा क्या बनेगा भाई इस क्वेश्चन का, डेटा ये बनेगा कि n की वैल्यू क्या है, k शेल, l शेल, m शेल, n शेल। तो n शेल का मतलब है कि n की वैल्यू हो गई 4, चौथे शेल की बात हो रही। एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका 3, और रेडियस आपने कैलकुलेट करना, तो कर ले भाई कैलकुलेट। तो ये रेडियस का फॉर्मूला लगा n स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम और डिवाइडेड बाय z हो गया। ठीक है जी। तो ये n की जगह पे हमने लिखा 4 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है 16,
और z की वैल्यू क्या हो गई 3। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 2.82 एंगस्ट्रॉम। और इसी वैल्यू को कहें कि भाई सेंटीमीटर में लिख दें तो आप लिख देंगे 2.82 एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको कर देंगे 2.82 एक्सपोनेंट -10 मीटर। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? तो इस लेक्चर को हम यहीं पे रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे और उसकी डेरिवेशन फॉर दी एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।